नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन में स्वागत है। लोकल डिलीवरी सर्विसेज के बारे में एक बार समझते हैं। लोकल डिलीवरी सर्विसेज के लिए जो पोर्टल, जो हमने ऐप डिस्कस किया था आपके साथ, जहां पर इंटर सिटी 2 घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर वो आपका कोरियर एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचा देते हैं। उस पर रेट नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस आए, दूसरा इसको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करेंगे तो क्या चेंजेस। हाँ, तो ये लोकल डिलीवरी सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर वो जो पर्सन सप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेने की जरूरत है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा। किस रेट से देगा? 9% से। और अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो खुद देगा 9%। और 9(5) में ये एक नोटिफिकेशन भी आ गया जहां पर ये लिखा हुआ सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट वगैरह वगैरह। तो इसको हमने किताब में भी चेंज कर दिया। ये यहाँ पर ये एट द रेट ऑफ 9%, यानी कि 18 हो गया ना। ये 18% रजिस्टर्ड पर्सन एट द रेट ऑफ 18। तो ये हमने चेंज कर दिया है। अब जो चेंजेस आए वो दिखला रहा हूँ आपको। जनरल नोटिफिकेशन देखिए, ये जो कैसीनो में, लॉटरी में जो रेट ऑफ टैक्स था वो 28% से 40% कर दिया है। तो वैल्यूएशन रूल 31A में भी वहां पर इसको 140 कर दिया गया है। मैं एक बार दिखलाता हूँ वो वाला चैप्टर पूरा का पूरा। ये देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी शैल बी डीम्ड टू बी 100 डिवाइडेड बाय 140 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट। अगर फेस वैल्यू ऑफ टिकट 500 है और द प्राइस एज नोटिफाइड बाई चांस 800 है इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज हायर, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग को चेंज करना रह गया। 8 मतलब बैक कैलकुलेशन करके निकालेंगे कितना आएगा, कोई बता पाएगा इसका? फिर इसका 40%, 571.43, 228, 114 रुपया 29 पैसे। ये हमने पढ़ा था वहां पर रेट नोटिफिकेशन में जो गुड्स का आया था। 3 नंबर में देखेंगे तो हमने लिख दिया है सब्स्टिट्यूट री इंसर्टेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 10/2025 CTR डेटेड 17 सितंबर 2025 सीरियल नंबर 168। सेम है पहले भी, लेकिन ये है क्या देखिए, सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय एनी पर्सन अदर देन द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सप्लाई ऑफ सच लॉटरी हैज सफर्ड एप्रोप्रिएट सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स as the case may be when supplied by state government, union territory or local authority as the case may be to the lottery distributor or selling agent appointed by the state government, union territory or local authority as the case may be. Such supply is exempt. 3 3 बार बोला एज द केस में भी, एज द केस में भी, एज द कहाँ केस, पर? 3 3 बार लिखते हैं एज द केस में भी, एज द केस में भी। हाँ, इनकम टैक्स की तरह ये भी सिंप्लीफाई हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है कहानी पूरी समझ लीजिए। मैं आपको लॉटरी की बता दें। लॉटरी के ऊपर आरसीएम है। लॉटरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, और उस पे आरसीएम है या नहीं है? आरसीएम है। आरसीएम है। एक बार देख लेते हैं जनरल आरसीएम है कि स्पेसिफिक आरसीएम है। हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स है तो यही आएगा, करेक्ट। नहीं, सर्विस से देख रहे हैं सर आप। नहीं नहीं, इसी ये रहा सप्लाई ऑफ लॉटरी। अब देखिए, समझिएगा क्या ये कहना चाह। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या एजेंट को लॉटरी सप्लाई करती है, एजेंट फिर फर्दर सप्लाई करता है। जब हम्म। स्टेट गवर्नमेंट एजेंट को लॉटरी सप्लाई करेगी और मान लीजिए उसमें वैल्यू है, फेस वैल्यू 800, हम्म। तो ये एजेंट आरसीएम के बेसिस पे कितना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाएगा? तो इस 800 को हम लोग 140 से डिवाइड करेंगे बैक कैलकुलेशन करके और 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना टैक्स वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, करेक्ट है। हम्म। अब जब ये फर्दर सप्लाई होगा, फर्दर सप्लाई, हम्म। तब ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? क्योंकि बेसिकली एमआरपी बेसिस पे, एमआरपी के बेसिस पे इस पे तो टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। सबका लग गया है, बराबर। तो फर्दर सप्लाई एग्जेम्प्ट होना चाहिए, करेक्ट है। और ये यस। फर्दर सप्लाई कैसे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं ये अब ये पैराग्राफ आपको समझ में आएगा। सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय एनी पर्सन अदर देन स्टेट गवर्नमेंट। एनी पर्सन अदर देन स्टेट गवर्नमेंट कौन हो गया? जनरल पीपल। प्राइवेट 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 लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंट हो गया। नहीं, सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय एनी पर्सन बोले तो ऑन बिहाफ ऑफ द नहीं लिखा है ना। नहीं नहीं, अदर देन। प्राइवेट 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 कंपनी भी ला सकती है क्या लॉटरी? हाँ, कोई नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट कंपनी नहीं ला सकती है। ला तो सकती है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। मैं फिर से नहीं। पढ़ रहा हूँ, सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय एनी पर्सन। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट, शुरुआत में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट इन लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट को लॉटरी सप्लाई करेगी। ये लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट
बैक कैलकुलेशन करके एमआरपी के बेसिस पे जीएसटी जमा करवा देंगे। हम्म। उसके बाद ये जब फर्दर सप्लाई करेंगे तो फर्दर सप्लाई को तो एग्जाम करना होगा। हाँ हाँ, समझ गया। तो ये फर्दर सप्लाई एग्जाम्प्ट हो रहा है। यहां पर देखिए, सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय एनी पर्सन अदर देन स्टेट गवर्नमेंट यूनिट, इसको मैं क्या करता हूं, अदर देन के बाद इसको लिखता हूं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सप्लाई ऑफ सच लॉटरी हैज सफर्ड अप्रोप्रिएट सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनिटेटी और इंटीग्रेटेड टैक्स। किस बेसिस पे? एमआरपी बेसिस पे। ये भी लिख देते, हम्म। एमआरपी बेसिस एज पर रूल 31 एज द केस में, एज द केस में भी या तो सी प्लस एस एप्लीकेबल होगा या आई एप्लीकेबल होगा। व्हेन सप्लाइड बाय द, अब ये जो अप्रोप्रिएट टैक्स दे हैव सफर्ड व्हेन सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू द लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग एजेंट। और ये कब सफर होगा? इस केस में जब ये सप्लाई होगा तो ये लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट आरसीएम के बेसिस पे बैक कैलकुलेशन करके 40% के बेसिस पे टैक्स दे चुके हो टू द लॉटरी when supplied by state government to the lottery distributor or selling agent appointed by the state government, union territory or local authority as the case में। तो फिर फर्दर सप्लाई, सच फर्दर सप्लाई शैल बी, अब मैं क्या करता हूँ, वो जो रेट नोटिफिकेशन आया है मैं वहां भी आपको दिखलाता हूँ। 10 नंबर 168 ये निल है, ये एग्जामिशन वाला है। तो जो जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर जो फर्दर एजेंट बना रहे हैं या एजेंट फर्दर एजेंट बना रहे हैं उनके लिए सब पे एग्जाम। कोई सवाल या कोई थॉट्स? हम तो ये आपने लोग क्या निकाला 168 वाला, 160 69 ये वाला? वाला, ये पैराग्राफ उसमें डाला एग्जाम्शन में। हाँ वो एग्जाम्शन, ये एग्जाम्शन में 10 तो हम्म। 11 गुड्स है ना, इसीलिए यहाँ आ गया। हम्म। अब आते हैं, तो उसको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो? नहीं देखिए, जैसे ही एमआरपी बेसिस पे आया तब तो सब फर्दर सप्लाई में एग्जाम्प्ट होता गया, तो आईटीसी का तो आईटीसी मिलेगा। मुझे लगता है कि जैसे टेबको में हमने एमआरपी बेसिस डिस्कस किया था हम्म। वैसे ही होना चाहिए इसका भी। जरा देखते हैं ये कैसे फ्लो कर रहा है, क्योंकि टेबको में तो फॉरवर्ड चार्ज था, यहाँ रिवर्स चार्ज है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, फ्लो डिफरेंट होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट एजेंट और इसके बाद सब है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये 800 एमआरपी है, ये आरसीएम पे 3B में इनवर्ट सप्लाई शो करेगा और उसी में कैश बेसिस पे ये टैक्स दे देगा, करेक्ट है। और ये सेल्फ इनवॉइस करेगा क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सेल्फ इनवॉइसिंग करेगा और रेडी ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ 31(3)(f में के बेसिस पे। ಅಲ್ಲ और ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅದು ಹೋಯ್ತಾರೆ अंदर ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಅಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ मंजूनाथ जी म्यूट कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग का वीडियो तो ऑन होता नहीं है और मुझे पता नहीं लगता है कि लोग इधर बगल में यूट्यूब वीडियो चला रहे हैं और इधर इसको भी देख रहे हैं। बोला जब इंटरेस्टिंग आएगा तब देखेंगे, अभी तो मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ। लेकिन नॉलेज शुड बी एक्वायर्ड, डिसिप्लिन ले। हाँ, ताकि वो बाद में जब ये वाकई में आपके पास काम आएगा तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, अप्रोच कर सकते हैं, परफेक्ट। है ना। ये देखिए अरविंद जी ने सही समय पे वीडियो ऑन करके दिखला दिया कि वी आर कंसंट्रेटिंग। और सर बक्सटी में कंटिन्यू रहता हूँ सर। हाँ नहीं, मैं सब जनरल टॉक है, जनरल टॉक है। जी जी। ये चीज और मैं बता रहा हूँ कि ये जो अभी हम लोग आरसीएम डिस्कस कर रहे हैं इसमें कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जो आपके लिए अभी काम का नहीं है, लेकिन बाद में कभी कहीं काम और में अप्लाई आएगा। होगा, ये किसी और कॉन्सेप्ट में भी अप्लाई होगा। देखिए जिनेश जी भी एकदम वीडियो खोल के दिखला दिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अब जितने रहते हैं तो उनको बुला लेता हूँ सर मैं, आज भी हाँ, बुला लिया। नहीं नहीं ठीक नहीं, है। मैं आता ही हूँ सर, लेकिन कभी होता है ऐसा। हाँ, जी जी। तो ये सेल्फ इनवॉइस, अब देखिए ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं हो सकता है आप भूल चुके होंगे, लेकिन अभी ये याद आ जाएगा आपको। सेल्फ इनवॉइस करेंगे, ये सेल्फ इनवॉइस का एक कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, क्या इसको कहीं डिक्लेयर करना होता है? आरसीएम आप 3B में डिक्लेयर कर देते हैं और कैश में पेमेंट करेंगे और सेल्फ इनवॉइस भी बनाएंगे, इसका डॉक्यूमेंट नंबर भी होगा, इसको कहीं डिक्लेयर करना होता है? जीएसटी के डॉक्यूमेंटेशन में। यस, GSTR 1 के डॉक्यूमेंटेशन में डिक्लेयर। अब राजेश जी को एकदम सही याद है क्योंकि वो मुझे तो नहीं लगता है कि वो मिस करते हैं, और अगर बैठे हैं तो पूरे कंसंट्रेशन से बैठे हैं। तो ये GSTR 1 के डॉक्यूमेंटेशन में डिक्लेयर करना। अब मुझे एक बात बताइए, ये एजेंट आउटपुट टैक्स निल है, आरसीएम पे वो टैक्स दे रहा है कितना? 40% के हिसाब से, मान लीजिए 40 रुपये, और कैश में पेमेंट कर दे रहा है 40, और इसका आईटीसी इसको मिल जा रहा है, करेक्ट है। जब वो नेक्स्ट मंथ आता है फिर से वो कैश में पेमेंट करता है, उसको आईटीसी मिल जाता है। तो इसके लिए तो आईटीसी बार बार एक्यूमुलेट ही हो रहा है। हेलो, यस सर। इसके लिए लेकिन ऐसा होता नहीं है सर लॉटरी के बिजनेस में। क्या? नॉर्थ ईस्ट में लॉटरी चलती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लॉटरी है और गवर्नमेंट ही कवर करती है, बाकी कोई नहीं। इनको एक कमीशन मिलता है कि इतनी लॉटरी अगर आप वो करते तो आपको इतना कमीशन, वो अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर डिपुट करते हैं। एमआरपी पे तो टैक्स का कलेक्शन लेते हैं, लेकिन जो कमीशन है वो ही इनका वो है।
प्रॉफिट। टोबैको में क्या है, टोबैको में भी तो यही है कि एमआरपी पे वो 40% तक कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। एड वैलोरम वो नहीं होगा, ठीक। लेकिन जो उसका प्रॉफिट है वो तो एड वैलोरम होगा ना। देखिए, टेबेको और इसमें बहुत फर्क ये है, टेबेको में आप फॉरवर्ड चार्ज था, यहाँ आरसीएम। नहीं, दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि फॉरवर्ड आरसीएम का है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम। यहाँ पे जो लॉटरी एमआरपी पे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, वहाँ उसको कमीशन भी फिक्स है, तो वो कमीशन कमीशन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर एमआरपी पे लॉटरी अगर सब कुछ है तो फिर वो बेचने वाले को फायदा क्या है, क्यों उस बिजनेस में हाथ लगाएगा। नहीं नहीं, मैं आपको एक बार और देख, मान लीजिए एमआरपी 100 है, सॉरी हाँ एमआरपी 100 है, इसको आरसीएम में बैक कैलकुलेशन करके इसको मान लीजिए 30 रुपीज देना पड़ा टैक्स जीएसटी का, करेक्ट। अब स्टेट गवर्नमेंट इसको ये लॉटरी टिकट कितने रुपए, अगर 100 रुपए का निश्चित रूप से एमआरपी कुछ ना है कुछ कमीशन तय कर रखी होगी। तो मान लीजिए इसको ये लॉटरी टिकट दे रही है सेल वैल्यू 20 रुपए एज्यूम कर, तो इसके लिए जो कॉस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 50 बनेगा या फिर 20 बनेगा, ये एज्यूम करके कि इसको आईटीसी मिल जा रहा है, लेकिन आईटीसी तो इसका एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ जो मैं कह रहा था, जनता टोबैको की बात इसीलिए कह रहा था, वहां भी एमआरपी पे ही आपको कैलकुलेशन कर लेनी है लास्ट पॉइंट तक की, ठीक। यहाँ भी आपको एमआरपी पे आपको कैलकुलेशन करनी है उसकी जीएसटी की। वो लास्ट एंड तक वो ले ही लेगा, छोड़ेगा नहीं। नहीं, टेबेको का बहुत डिफरेंट निकल रहा, मैं बताता हूँ। टेबेको इसमें लिख के सर इनकी सप्लाई अगर आगे एग्जम्प्ट है तो इनको फिर आईटीसी कैसे मिले? सर बक्सेटी बोल ये रहा हूँ। बात भी है, आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो इनको आईटीसी कैसे मिलेगा, यस बात। बक्सेटी बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा एक सर्च किया है। हाँ, ये आरसीएम टैक्स तो बोलते हैं, आउटपुट टैक्स है बोलते हैं। कैसे? मैं एक सेंड करता हूँ सर आपको व्हाट्सएप पे। भेजिए। अब मैं Yes, टेबल sir. को एक बार डिस्कस करता हूँ आपके साथ। मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये रिटेलर। एमआरपी मान लीजिए 100 रुपया है। टेबको में देखिए बैक कैलकुलेशन नहीं है, एमआरपी 100 रुपया 40%, तो इसको ये इससे 40 रुपया कलेक्ट करेगा ही करेगा। और मान लीजिए इसको सेल्स वैल्यू इसको 20 रुपए में दे भी दिया और इसको आईटीसी मिल गया मान लीजिए कितने रुपए का, 40। अब ये फर्दर सप्लाई करेगा तो ये फर्दर सप्लाई में फिर एमआरपी पे क्या टैक्स लेगा? नहीं, जो 40 जो दे रखा है वही जोड़ के आगे लेगा। वही कह रहा हूँ, मान लीजिए फिर से एमआरपी में 100 रुपये में दे रहा है तो फिर इसका आउटपुट टैक्स 40 हो गया, आईटीसी 40, ये इसको कुछ टैक्स नहीं देना, करेक्ट है ना? हाँ, आगे कोई टैक्स नहीं लगना, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर तो आरसीएम है, यहाँ अगर आरसीएम है, आरसीएम में टैक्स 30 रुपया दे दिया है और आरसीएम में हमेशा कैश में देना, आईटीसी तो दे नहीं सकता है वो। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो लॉटरी का जो बिजनेस है सर, जो वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि कलेक्ट तो हम टैक्स को लास्ट एंड का पहले ही ले लें। ठीक है, वैसे फर्स्ट सेम टोबैको में भी कर। सर मेरा एक व्हाट्सएप देखेंगे, लिटिगेशन ग्रुप पे डाला है सर। सर यहाँ पे आईटीसी तो एक्यूमुलेट होगा नहीं ना सर, फर्दर सप्लाई तो एग्जम्प्ट है यहाँ पे। हाँ वो भी है, आउटवर्ड सप्लाई सर भी इट बिकम्स अ कॉस्ट सर, तो फिर कॉस्ट हो जाएगा 20 + 30 बिकम्स अ कॉस्ट। इट्स जस्ट लाइक एक्साइज सर, एक्साइज में जैसे वन टाइम खाली टैक्स लगता था, सिमिलरली इसमें भी वन टाइम टैक्स है। हाँ राइट। नेचर ऑफ लॉटरी सप्लाई गुड्स है, रिलेवेंट ब्लॉकिंग प्रोविजन, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि यहाँ इस पे बोलता है कि आउटपुट का टैक्स है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा करके। ये ब्लॉकिंग 17(5)(1) में तो लिखा ही हुआ नहीं है, ये एआई से निकाला गया है क्या? हाँ, ये ऐसे निकाला है सर। अरे बक्सेटी जी, आप इसको छोड़िए। अपने इसमें क्वेश्चन पूछेंगे सर, अपने इसमें नहीं, मेरे में नहीं आएगा आंसर, इसको छोड़ दीजिए। फिर से एक बार, स्टेट गवर्नमेंट कोई इनवॉइस मिल जाए ना तब शायद आसान हो। सब एजेंट 100 रुपया ये आरसीएम पे टैक्स दे रहा है, मान लीजिए 30 रुपया कैश में देगा, आईटीसी इसका एक्यूमुलेट करेगा ही करेगा, और फर्दर सप्लाई एग्जेम्प्ट है, ये इसका कॉस्ट बनेगा ही। फिलहाल हम लोग को तो यही समझ में आ रहा है। फर्दर सप्लाई एग्जम्प्ट है तो वहाँ पे इनपुट ले ही नहीं सकता सर। हाँ, ऐसे भी फर्दर सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो इनपुट कैसे ले लेगा? इनपुट भी नहीं ले तो पाएगा, रिवर्स करेगा ही उसको, इट बिकम्स अ कॉस्ट फॉर हिम। हाँ तो सीधे वो आरसीएम में टैक्स ही देगा। मतलब वो जो राइट। टीबी में जाएगा तो मुझे लगता है टेबल 4 में जाके वो सिर्फ आरसीएम पे टैक्स दे, नहीं सॉरी, टेबल 3 में जाके सिर्फ आरसीएम में टैक्स देगा, 4 नहीं भरेगा। नहीं, 4 भरेगा सर, बट वो देन उसमें दिखाएगा आपका टेबल 4B1। अच्छा, 4A भरेगा और परमानेंट रिवर्सल दिखला देगा। राइट। सर मेरे साथ एक केस है, जैसे रेस्टोरेंट है 5% में, लेकिन उन्होंने रेंट 1 लाख रुपया है,
तो हाँ आरसीएम हम जमा करते हैं लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, न क्लेम हाँ। करते हैं फोर में। अभी देखिए जो होटल वाले में क्या हो रहा है, बोलता है होटल वाला किराए पे लेके चला रहा है होटल, और आपने कर दिया 5%, तो ये जितना भी आरसीएम पे वो होटल पे जीएसटी रेंट पे वो जीएसटी देगा, उसका किसी का उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसीलिए लेकिन सर कंपोजिशन वाले को आरसीएम से एग्जेम्प्ट कर दिया गया भाड़े, हाँ क्योंकि लेकिन सर उसको टेबल हम इसीलिए उसको किया गया ना। टेबल फोर में हम सर नहीं दिखाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। क्या टेबल 4 में क्या नहीं दिखला? रिवर्सल नहीं करते, सिर्फ हम लोग टैक्स देते हैं। अभी सर बोल रहे थे ना कि टेबल फोर में दिखा के फिर रिवर्स करना है, हाँ हाँ हाँ, तो तुम वो ये नहीं कह करते रहे हो हैं। कि रेंट पे आरसीएम देते हो बस हाँ, और और आईटीसी में क्लेम ही नहीं करते हैं उसको, और आईटीसी में क्लेम ही नहीं करते हो? नहीं क्या करते। सही रहेगा? दिखलाना चाहिए कि टेबल 4 में दिखला के माइनस कर दो। सर्कुलर नो 170 सर, तो यही कहता है, दिखा के माइनस कर दो, लेकिन जो नए पैटर्न ये का सीबी बन रहा है वो नेट करके ही ले रहा है। नहीं नहीं, अगर यूआरपी टू आरपी है, यूआरपी टू आरपी है और आरसीएम में आप टैक्स दे रहे हैं, तो 2बी में तो आएगा नहीं क्योंकि यूआरपी टू आरपी है। तो 3बी में लोग टेबल 3 में दिखला के टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन टेबल 4 में क्योंकि ये आरसीएम है तो इसका क्रेडिट मिलेगा, फिर इसको रिवर्सल दिखला दे। ये मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। सर, एक्चुअली सर क्या कोई है ना कोई 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 फर्क नहीं इफेक्ट पड़ता, तो अगर मैंने नहीं भी इफेक्ट तो दिखाया जीरो ही होगा तो सर। क्या फर्क पड़ता है। कि हम लोग C+S दिखाते हैं, जब आईजीएसटी की बात आएगी तब रिवर्सल की हो जाती है। अगर आईजीएसटी में रहता है तो वो सोचते हैं एक बार, हम लोग C+S ही रहता है हम लोग का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और सर कि इफेक्ट तो आईटी जीरो ही रहेगा। हाँ आईटीसी नहीं, इफेक्ट रिवर्सल जीरो रहता है है। तो देखो रेवेन्यू मुझे ये रिकग्नाइज हो लगता है जाता है। टेबल 4 में ऑल अदर आईटीसी फिर माइनस करना, वो सिर्फ उन्हीं आईटीसी के बारे में बात कर रहे हैं जो 2बी में आ रहा है। लेकिन जो 2बी में नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपका, मैं आपको ऐसा एग्जांपल आरपी टू आरपी है और इस पे आपका आरसीएम और 2बी में नजर भी आ रहा है, ऐसे केस में ये क्या आरसीएम का क्रेडिट टेबल 4 में ऑटो आ जाएगा? तो नहीं आएगा। नहीं आता है। सर आएगा ना, आरपी टू आरपी तो आएगा ही हाँ, सर, अगर आ रहा है, आईजीएसटी है तो आएगा ही। आएगा आ रहा है आएगा। सर, ऑटो आ रहा है सर। मैं फिर से आरपी टू आरपी तो आएगा ही सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन और आरसीएम है तो 2बी आएगा। में ये नजर आएगा। 2बी से क्या यस 3बी में टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट होके आएगा? यस हाँ सर, सर, आएगा सर, आएगा सर। लाइबिलिटी भी आएगा आता है सर और आरसीएम भी आता है, इन पे आता है। अच्छा, टेबल 3 में भी आता है और टेबल 4 में भी आता है। 4 में भी आता है। तो ऐसे केस में इसका रिवर्सल दिखलाना जरूरी है। यस सर। ऐसे केस में इसका अनिमेश जी, रिवर्सल, अनिमेश जी, आप कैसे बोलते हैं कि वो 4 में हम दिखाते नहीं, इसलिए ऑटो तो आता है। नहीं नहीं, यूआरपी टू आरपी में कह रहे हैं। मेरा यूआरपी है। हाँ, आरपी में आता है, आएगा, आरपी में आएगा। यूआरपी वाले केस में अगर इनपुट ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, कोई लॉ का वायलेशन नहीं है। करेक्ट करेक्ट। यूआरपी टू आरपी में तो 2बी में आएगा नहीं, तो आप सिर्फ, अगर आपको आईटीसी नहीं मिलना तो सिर्फ टेबल 3 में दिखलाइए, टेबल 4 में दिखला के माइनस करने का कोई मतलब नहीं बनता। एनी अदर थॉट? हाँ सर, वो केस में हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर स्टेट गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, उसको लॉस होता है। अगर नहीं दिखलाएं तो वो नहीं कैसे? नहीं सर, हम जब आउटपुट इसमें C+S दिए तो सरकार को पैसा आ गया। सर स्टेट आईजीएसटी को पैसा, करेगा तब स्टेट उनको को लॉस पैसा होता क्या है है? आईजीएसटी सेटलमेंट में। एक एक सेटलमेंट करके, एक एक एक्चुअली क्या करके। होता है हाँ जी कि सर। जो भी रिवर्सल करते हैं ना हम, वो हाँ, सीधा C और S की रिवर्सल होती है, तो S की रिवर्सल सीधी स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाती है ठीक बात है। और वो उतना बेनिफिट मिल जाता है। अगर नहीं करते हैं तो वो कॉमन में जाता है आईजीएसटी में, मतलब करेक्ट। आईजीएसटी में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसके पास वो सभी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करते हैं। तो वो केस में पर्टिकुलर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो भी है उसको लॉस होता है, इसलिए ऐसे केस में उनका फोन भी आता है कि आपने रिवर्स नहीं किया है तो रिवर्स करो, यस अदरवाइज हमको लॉस जाता है। जितेंद्र जी, यहाँ लॉस नहीं होता, यहाँ जितेंद्र जी, स्टेट को भी रेवेन्यू को लॉस नहीं होता। करेक्ट। सिर्फ उनको स्टेट रेवेन्यू को सिर्फ फायदा ये होता है, अगर आप एक बार ले करके रिवर्स करते हो तो उसी महीने का उसी महीने मिल जाता है, नहीं तो साल भर बाद मिले। पर मुझे जो साल लग भर रहा है, बाद नहीं, यहाँ पे 50% उसको मिल जाता है, वो बाद में जो मिलता है वो 50% नहीं मिले। नहीं, पूरा मिलेगा। स्टेट बिहार नहीं का है तो बिहार के स्टेट में तो रहेगा, दूसरा कैसे कोई पा जाएगा? सवाल ही नहीं है अदर स्टेट बांट लें उसको। आई का होता तब क्वेश्चन मार्क हो जाता। पर यहाँ पे तो रिवर्सल ही नहीं किया है, तो पता कैसे चलेगा कि सी का है या एस का है या आई का है? अगर रिवर्सल करते तो ही पता चलता है। क्योंकि आउटपुट में उसने जमा किया है ना, पता चल जाएगा किस स्टेट अरे का। सर, आउटपुट अलग बात है और रिवर्सल अलग बात। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ, ये जो आरपी टू आरपी है और जो 2बी में आ रहा है, उसी में रिवर्सल की जरूरत पड़ती है टेबल, क्योंकि ये जो आरसीएम है गवर्नमेंट, ये 2बी में जितना भी आरसीएम आता है गवर्नमेंट ये मानती है कि भैया ये मेरा पैसा ही नहीं है। तो 2बी में आपको 2बी के कारण आपको यहाँ पर पहले ऑल अदर आईटीसी में लीजिए फिर माइनस कीजिए, ताकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ठीक से पैसा
रिवर्सल का डिस्ट्रीब्यूट हो सके। लेकिन यूआरपी टू आरपी में जब आप सेल्फ इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं और सिर्फ आरसीएम की टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं, फिर लेके मैनेज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और आईजीएसटी का जो अनिमेश है, एक बार मुझे आईजीएसटी नहीं समझ में आ रहा, आईजीएसटी का क्या कहना चाह रहे हो? आईजीएसटी का कुछ भी रहता है ना, इनपुट आया तो वो अफसर चाहते हैं कि उसको हम लोग यूटिलाइज कर ले या रिवर्सल, अगर बचा हुआ तो रिवर्सल कर ले। हर मंथ उनको उतना पैसा आता है। ओके, तो आईजीएसटी का पैसा एक्यूमुलेट नहीं करना चाहते हैं, या नहीं चाहते वो लोग, यूटिलाइज करे या रिवर्स या रिवर्स करें। हर मंथ अगर उनको 24 को वो कर देना है, तो उनको 30 तक फिर पैसा आ जाता है। ठीक है, अब यूआरपी टू आरपी है मान लो, और इसमें आईजीएसटी का आरसीएम है, करेक्ट? तो इसमें भी तो सिर्फ टेबल 3 में दिखला के खत्म हो गया, टेबल 4 में जाने की जरूरत ही नहीं है। सर अगर हम आरसीएम की बात करेंगे, आरसीएम हम लोग जीएसटीआर 3 में भरेंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या भरेंगे? फिर 1 में प्लेस भरते ऑफ हैं तब सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई लेता है ना वो। प्लेस ऑफ सप्लाई फिर भी सिर्फ होम स्टेट ही होगा हाँ, इसी का। तो फिर आई क्यों लगाएंगे हम लोग सर? तुम्हारा बिहार है और तुम अगर रेंटेड है, अगर यहाँ पर बिहार में है तो महाराष्ट्र सी है, प्लस तो एस लोकेशन लगाएंगे ऑफ हम। प्रॉपर्टी होता है ना सर, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होता है, फिर सी प्लस तो एस लगाएंगे एसजीएसटी हम। सीजीएसटी लगेगा, अभी आईजीएसटी नहीं लगता है। चलिए सर, ये तो हो गया क्लियर। प्रॉपर्टी का तो ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होता है, करेक्ट। लेकिन आईजीएसटी। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये है का, और इसकी कोई प्रॉपर्टी है बिहार, और जो ये प्रॉपर्टी यहाँ है, और जो रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट है वो भी बिहार में है। तो बिहार में लोकेटेड प्रॉपर्टी, ये इनवॉइस ये बनाएगा। जब ये इनवॉइस बनाएगा तो ये सप्लायर, हाँ ठीक सर है, लोकेशन ऑफ चलिए सप्लायर का ठीक तो है। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसको, मान खाली लीजिए प्रॉपर्टी का केस ना हो, डायरेक्टरशिप का केस हो, तो ठीक है, तब तो आरसीएम आईजीएसटी का बनेगा आईजीएसटी ना। लगेगा 100। चल, सर यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर तो डिफरेंट हो ही सकता है ना, डिफरेंट स्टेट में हो सकता है। मेरा जिस स्टेट में प्रॉपर्टी है वहां पे हमारा कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो हाँ इस ये केस तो में तो हो आईजीएसटी सकता लग है। ही सकता है। इस केस में आईजीएसटी लग सकता है, मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी है तो हमारा सी प्लस एस ही लगेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। तो वो जो लॉ में लिखा गया है कि लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ यहाँ सप्लाई पे इज भी द लिखा लोकेशन गया ऑफ है द कि प्रॉपर्टी, एड्रेस बट ऑन द रिकॉर्ड लोकेशन ऑफ क्या द है। सप्लायर इज डिफरेंट ना। कमल जी बोलिए बोलिए, एक मिनट राजेश जी रुकिए, कमल जी को पूरा बोल। Sir, location of the supply. We have to see two things. One is the location of supply, and second is the place of supply. So, place of supply is the location of the property, but the location of the supplier is different because he doesn't have the permanent establishment in the place where the property are located. कमल जी सही जा रहे हैं। So, इस केस में आपका आई भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि सी प्लस एस लगेगा ऑलवेज। तब वो फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा तब ना, जब सप्लायर इनवॉइस रेज करेगा तब। हम तो आरसीएम में कर रहे हैं ना, सेल्फ इनवॉइस कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे तो सर, यहाँ पे आरसीएम कैसे आएगा? अगर आप प्रॉपर्टी का अगर रेंट पे है तो वो तो फॉरवर्ड में आएगा ना। क्यों कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का आरसीएम में नहीं आ सकता? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का हाँ, अगर आरसीएम में आ सकता है, वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो। वही क्या बात कर, हाँ, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड तो फिर आरसीएम में आएगा। चलिए। कमल जी सही जा रहे थे, बाद में क्यों लड़खड़ा गए? नहीं, अरे हम वही तो बोले, लोकेशन ऑफ द सप्लायर कैन बी डिफरेंट नहीं, ना। आप सही जा रहे थे तो फिर आपने ट्यून क्यों बदली, एकदम पीछे जा रहे थे। नहीं, लोग हमारे बोलने का आई भी लग सकता है, सी प्लस एस भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, इफ द लोकेशन सप्लायर बिल्कुल इज बिल्कुल डिफरेंट। बिल्कुल 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 हो सकता अच्छा चलिए। सर वन ऑफ द सर एक और केस है इनका, जो बोल रहे थे कि आईटीसी होटल इंडस्ट्रीज में इनको 5% विदाउट आरटीसी मिलता है। हाँ तो इस केस में अगर होटल वाला को कोई और अदर बिजनेस है, ठीक है ना, तो उस केस में उस अदर बिजनेस का आईटीसी को होटल इंडस्ट्रीज का बिजनेस में यूटिलाइज करके पे कर सकता है। मतलब उसको कैश में पे करना ये जरूरी नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक जो पिछले सेशन में एक छूट गया था, एग्जिस्टिंग आईटीसी का क्या करेंगे अगर 5% विदाउट आईटीसी में आप शिफ्ट हो गए हैं, और आप एक ऐसे होटल हैं जहां पर सारे रूम्स, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 50 रूम थे, 50 के 50 रूम बिलो 7500 वैल्यू ऑफ सप्लाई था, वैल्यू ऑफ सप्लाई बिलो 7500, और इसके ऊपर 12% टैक्स लगता था, और आपके पास एक्यूमुलेटेड आईटीसी मान लीजिए 5 लाख रुपया पड़ा। 22 सितंबर से आप कितना हो गए? 5% विदाउट आईटीसी, और इससे पहले थे 12% विद आईटीसी। क्या जो एक्यूमुलेटेड आईटीसी पड़ा हुआ है उसको रिवर्स करना पड़ेगा? अगर 5% के अगर आईटीसी में जाते तो सेक्शन 18(4) लग जाएगा। देखिए, पहले भी टैक्सेबल सप्लाई था, अब भी टैक्सेबल सप्लाई है। 18(4) तो तब लगता जब टैक्सेबल सप्लाई से आप एग्जाम सप्लाई में जाते। जब 5% नो आईटीसी हो गया, जब 5% नो आईटीसी हो गया
तो आईटीसी के वैल्यू से तो वो माना ही जाएगा, एग्जेम्प्ट हो गया। वो सिर्फ रूल 42 43 के लिए लिखा हुआ है, सेक्शन 17 के लिए। तो भट्ठे वालों में भी तो यही होता है, 6% वाले जो हैं स्पेशल। कहाँ पर? भट्ठे वाले। लेकिन लिखा हुआ है ना वहां पर, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि ये अच्छा, तो आप रख के प्रैक्टिकल आईटीसी करेंगे क्या सर? मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे, बाई चांस और कोई नहीं, बिजनेस मैं यही कह रहा हूँ, तो वो तो ऑटोमेटिक विभाग रिवर्स करवाएगा, नोटिस जारी कर। मैं वही कह रहा ऐसे लोगों के लिए अच्छा सजेशन ये है कि उसको स्पेसिफाइड परमाइसेस डिक्लेयर कर दें, ठीक, लेकिन जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी पे उनको टैक्स देना है, पूरी आईटीसी का मजा लें। सर एक मेरा प्रैक्टिकल केस है भी इसी मंथ में। रेस्टोरेंट बिजनेस है 5% पे, उन्होंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया, लाखों रुपया का है मंथली। तो मुझे टैक्स इनवॉइस इशू किया, तो जो आरसीएम में क्लेम करता हूँ तो उस पैसे से उस 18% को एडजस्ट कर रहे हैं, 5% को कैश में दे रहे हाँ ठीक है, कोई ये एक बार रेट नोटिफिकेशन हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं, जहां पर ये लिखा हुआ है 5% विदाउट आईटीसी, तो उसको हम एग्जाम सप्लाई मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 17। ये देखिए क्या लिखा, ये नोटिफिकेशन नंबर 11, वेर एवर ए रेट हैज बीन प्रिस्क्राइब इन दिस नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट क्रेडिट ऑफ आईटीसी चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज इन सब हैज नॉट बीन टेकन, इट शैल मीन दैट एज इफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज एन एग्जाम सप्लाई attracts provisions of 17 सबसेक्शन। ये 18 में जा ही नहीं रहा है। अब एग्जिस्टिंग आईटीसी में आइए सेक्शन 18 में, सेक्शन 18 4 रेगुलर टू कंपोजिशन एंड टैक्सेबल सप्लाई टू एग्जाम सप्लाई। तो रेट नोटिफिकेशन 18(4) को तो रेफर ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 17 सबसेक्शन 2 को रेफर कर रहा है, जो हम लोग लास्ट सेशन में पूछ रहा था कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, नहीं मिल रहा है। तो 17(2) में भी कर रहे हैं, तब तो और खतरनाक हो गया। कैसे? अब जितनी आईटीसी उसके पास है तो उसको सिंपल रिवर्स थोड़ी करेगा, फिर 42-43 को कैलकुलेट करेगा ना 17(2) में। आने वाले फ्यूचर में 22 सितंबर के बाद वाले 22 सितंबर के बाद उसका जितना भी इनवर्ड सप्लाई है वो उसका 22 क्रेडिट सितंबर ले के ही बाद नहीं तो उसको पाएगा। मिलने ही नहीं, 22 सितंबर के बाद तो सर उसको मिलनी नहीं है। यस, तो हम लोग तो सिर्फ 42-43 क्यों लागू करेगा? करेक्ट, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग क्रेडिट की, गुड्स के आउटस्टैंडिंग केस में। बैलेंस, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट की बस 30%। यस, सिर्फ उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या नोटिस आएगा कि एग्जिस्टिंग क्रेडिट को आप रिवर्स कीजिए? हाँ आएगा। रियल एस्टेट में तो आया है सर। आएगा रियल सर, एस्टेट आएगा। में तो लिखा हुआ था ना अनिमेश, ओके। रियल एस्टेट में लिखा हुआ था, इसलिए ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि एग्जिस्टिंग क्रेडिट को आपको रिवर्स करना, वो कहीं लिखा हुआ नजर आ जाए फिर तो करना है, लेकिन अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो वो आईटीसी एक्यूमुलेटेड पड़ा रहेगा। सर होटल इंडस्ट्रीज का एडजस्ट करके एडजस्ट करेंगे। कमल जी, ये कमल जी बोलिए बोलिए। सर बोलो, होटल इंडस्ट्रीज का और कोई अदर बिजनेस है तो उसके साथ तो एडजस्ट कर ही सकता है वो आईटीसी को, यस, सपोज ट्रेडिंग करता है। करेक्ट, वो तो कर ही सकता है, मैं तो मना कहाँ कर रहा हूँ। इसीलिए तो नोटिस देख के कहेंगे रिवर्स करो भैया। अब राजेश जी जो कह रहे हैं कि ऐसा करो, अगर आईटीसी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड है तो अपने आप को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर कर दो और आईटीसी यूटिलाइज कर दो, जब आईटीसी पूरा खत्म हो जाए स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस से बाहर आ जाओ। नहीं, आप रहेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब 7500 लेना कोई मैंडेटरी नहीं, वो 5000 भी अगर आपने ले रहे हैं तो उस पर 18% जमा कर दीजिए। हाँ, वो आई एग्री, दैट इज ओके, दैट इज। तो चलिए एक डिस्कशन तो हो गया 5% विदाउट आईटीसी। जहां पर विदाउट आईटीसी का जो कॉन्सेप्ट है सर्विस इंडस्ट्री में, वहां पर एग्जिस्टिंग आईटीसी को आपको रिवर्स नहीं करना, वो एक्यूमुलेटेड पड़ा रहेगा until unless you don't get any source from where it can be utilized। और अगर नोटिस आता है तो वो नोटिस में ऑब्वियसली वो कहेंगे किस नोटिफिकेशन से, किस रूल या लॉ से वी आर आस्किंग टू रिवर्स इट। अगर नहीं लिखा हुआ देन वी हैव टू क्वेश्चन द नोटिस ऑल। हम लोग क्या करते हैं 18 सबसेक्शन 4 में कहीं लिख देखते हैं कहाँ लिखा जाए और कैसे। नीचे फुटनोट डालना पड़ेगा आपको। जैसे ये 7 बनाया ना हमने, ओरिजिनल टैक्सेबल सप्लाई शिफ्टिंग टू, इसको मैं एक बार टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, यहाँ पर हम लोग एक और बनाते हैं 12% with ITC, 5% without IT। Section 18 subsection 4 is not applicable since Supply remains taxable. both are Since supply remains taxable. since supply Remains taxable. remains Taxable. taxable। सर ऊपर वाले में, हाँ, Moreover, rate notification has stated only unless लिखे सर, unless rate notification state specifically to reverse it। नहीं ये नहीं लिखना चाह रहा हूँ। Moreover, क्या हो गया कि हम rate तो notification has not stated that for the purpose of section 18 section 4 it's सर हम तो जनरल चार्ट 5% बना रहे हैं। without ITC shall be treated as exempt supply। सर मैं बोलूं, हाँ अब बोलिए। ये जनरल बना रहे हैं, मेमोरी चार्ट के लिए आप
हम रिफर नहीं करना चाहते, मतलब हम जनरल बताना चाहते हैं कि ये रिमेन्स टैक्सेबल। 18 12 से 15 हो, 12 से 5 हुआ, 18 से 5 हुआ, इसमें टैक्सेबल ही है सप्लाई। एक मिनट, किसकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड? हाँ, बोलिए। 12 या 18 से 5% में शिफ्ट हो गया तो टैक्सेबल ही है सप्लाई। ठीक बात है, आगे बोलिए। तो ये हम लोग जनरल बोल रहे हैं, कल जाके कोई नोटिफिकेशन में ऐसा भी लिख दे, ठीक है आप 5% है तो आईटीसी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, ऐसा भी हो सकता है, हम मना नहीं कर सकते ना। तो जनरली ऐसा लिखिए, अनलेस नोटिफिकेशन रेट नोटिफिकेशन स्पेसिफाइज यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। नहीं 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 नहीं, आप गलत जा रहे हैं जिनेश जी। हम लोग क्या लिखे हैं कि 18 सबसेक्शन 4 इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल? सिंस इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सर, सप्लाई आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स की बात। टैक्सेबल। हाँ, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। Moreover, rate notification and not stated that for the purpose of section 18 subsection 4 5% without ITC, यानी कि सर आप जो रेट नोटिफिकेशन बोल रहे हैं, कौन सा रेट नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं आप? कोई भी बोलिए रेट थोड़ा। नोटिफिकेशन। तो ऐसा जनरल लिखना पड़ेगा ना, अनलेस रेट नोटिफिकेशन स्पेसिफाइज। अच्छा, बाकी लोग से लेते हैं, क्या कहते हैं, ये लैंग्वेज ठीक है या कुछ और लिखना है या चेंज करना है? ऐसे ठीक लग रहा है। तो इसमें एग्जिस्टिंग बैलेंस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया कि हम ये बात सारी मैं एग्जिस्टिंग वही बोल रहा बैलेंस, हूँ सर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बात होगी बस कल। वो भी मेंशन करना जरूरी 18 सबसेक्शन 4 तो एग्जिस्टिंग बैलेंस के बारे में अपने बात इज नॉट कर रहा है। एप्लीकेबल फॉर द एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग नहीं बैलेंस। नहीं जिनेश जी, परफेक्ट 18 सर, सबसेक्शन 4 अंडरस्टूड तो अंडरस्टूड अंडरस्टूड। एग्जिस्टिंग बैलेंस के बारे में ऑटोमेटिकली बात वही वही करता है, वही 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 परफेक्ट तो है। ऑटो बात करता है ना। चलिए फिर ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए हम लोग लॉटरी से कहाँ कहाँ घूम के आ गए, लॉटरी, टेबेको, फिर इंडस्ट्री। अब ये सब बच गया है। हम लोग अगेन मंडे मिलते हैं, और जो बाकी बाकी जो नोटिफिकेशंस हैं, खासकर ये वाला प्रोसीजर फॉर द अपील टू बी हर्ड बाय सिंगल मेंबर बेंच, जीएसटी 80 में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब हम लोग देखिए, फॉर्म हम सब चेंज कर दिया है। विल डिस्कस इट मंडे। सर एक छोटा क्वेश्चन था, हाँ हाँ रेट के लिए पूछ लूं क्या? हाँ, पूछिए। वो बेकरी के जो बिस्किट रहते हैं ना, हम्म। उसके लिए रेट क्या रहेगा सर? क्योंकि वो लोग 5% बोल रहे हैं, लेकिन आई थिंक 18% बेकरी पे वो कैसे? बेकरी बिस्कुट अभी देख, 0.5 तो था ना सर, 5% तो ना, ब्रांडेड बिस्किट को 5% किया है, लेकिन बाकी ब्रांडेड बिस्किट को के किया है तो खुलेगा तो ऑटोमेटिकली कर दिया। लिए चेक कर लेते हैं सर एक बार। एचएसएल कोड तो सर 0.5 ही है ना, क्या लिखा? पेस्ट्री, केक्स, बिस्किट, हाँ सर, हाँ सर, चल नहीं, ये तो 18 लग रहा है। हाँ सर, हाँ पेस्ट्री, सर। केक्स, बिस्किट्स एंड अदर बेकर्स वेयर्स वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, कॉम्युनियन वेफर्स, दिस, ये तो 18 लग रहा है। हाँ मेरे को भी सॉरी 18 सॉरी, मिल नहीं रहा नहीं, है। रुक जाए, मैं गलत है, पेज 6 में है, 5% है। अब मैं 5% है। 123 देख रहा था। हाँ, ओके, और कहाँ देख लेते हैं, 5 है, 5। 5% है। हाँ ओके, सर एक गुड्स के बारे में सर एक रेट और पता करना था सर। बताइए। सर ये जो आटा मील होते हैं ना सर, ये आटे के साथ सर इसमें वो निकलता है चोकर, जो हाँ, पशु आहार के काम में भी आता है और बिस्किट के काम में भी आता है। ओके। उसका HSN कोड है सर 2302। वो टैक्स फ्री में भी आ रहा है सर और टैक्सेबल में भी आ रहा है। अच्छा, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर वो उसमें। तो एंड यूज के बेसिस पे कर रहे होंगे कुछ। सर वो एक जगह पशु आहार के रूप में भी यूज होता है सर वो। तो वहाँ तो एग्जेम्प्ट है। नहीं वहाँ नहीं, वहाँ टैक्सेबल है इस बार सर। ये 2302 हाँ सर, ये ब्रान आया ना सर, BRAN। राइस ब्रान, ये तो 5% में आ रहा है। ठीक है सर। अच्छा हाँ, ये 5% में सर। और आप कह रहे हैं एग्जेम्पशन भी है इसमें। एग्जाम्प्ट में भी है सर वो। सर वो चोकर है सर, राइस ब्रान नहीं है। वो चोकर चोकर वही पर में निकलता है सर ना? एग्जेम्प्ट है, नहीं, और चावल वाला जो होता है उस पर तो टैक्स। पैडी से राइस ब्रान बनता है, वो टैक्सेबल। ये रहा, एक्वेटिक फीड इंक्लूडिंग श्रिम्प फीड एंड प्रॉन फीड, पोल्ट्री फीड एंड कैटल फीड इंक्लूडिंग ग्रास, हे एंड स्ट्रॉ, सप्लीमेंट एंड एडिटिव्स, व्हीट ब्रान एंड डी ऑयल्ड केक अदर देन राइस ब्रान। इसका मतलब ये कौन सा ब्रान है? 2302 राइस ब्रान। राइस ब्रान के ऊपर तो ये साफ साफ लिख रहे हैं कि इसके ऊपर हम जीएसटी लेंगे 5%। अदर देन राइस ब्रान है तो यहाँ व्हीट ब्रान भी लिख रहे हैं। जिसमें सर ऑयल नहीं होता है ना, वो डी ऑयल अदर देन राइस ब्रान। डी ऑयल्ड केक, इसमें तेल निकाल लिया गया है। ये हाँ। तो तेल निकाल लिया गया तो 5%। सर वो वाला कौन सा था, एक्वेटिक फीड वाला? ये रहा एक्वेटिक फीड इंक्लूडिंग श्रिम्प फीड, वो एग्जम्प्ट है। इसको छोड़ते हैं। यहाँ से ये देखिए, व्हीट ब्रान एंड डी ऑयल्ड केक आ रहा नजर, व्हीट ब्रान एंड डी ऑयल्ड केक 2302। यहाँ देखिए, व्हीट ब्रान डी ऑयल्ड केक दोनों जगह है, 5% में भी है यही व्हीट ब्रान और डी ऑयल्ड केक नील में। ऐसा कैसे? क्या आप? सर वो करी जेंडम आया है, वो भी देख लेना एक बार। हाँ, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं।
बाद लेकिन में। वो कॉरिजेंडम देखा है, उसमें ये सब शिफ्टिंग नहीं है। मैंने नहीं देखा, जस्ट मैंने तो देखा ही। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। वहां पे जो आप देख रहे हैं रेट वाले में 5%, वहां पे अदर देन लिख, आप पूरे वो को फिर से पढ़िए। देख लेते। हाँ हाँ, वो अदर देन है सर, ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट होता है देख। अदर देन एक्वेटिक फीड इंक्लूडिंग, अच्छा देखिए, इसीलिए ग्रुप में पढ़ाई करनी बहुत। अदर देन एक्वेटिक, ये सारा एग्जाम सबको एआई में लगाएंगे, तब टाइम लगेगा। ठीक वो है फिर। 5% है ना, वो हाँ 5% जीरो है है, ना, जीरो हो गया ना, क्योंकि 150 अदर देन ये लिखा हुआ, ये सारा का सारा एग्जाम में चला गया, ये रहा। एग्जाम से वाला 105 सीरियल नंबर, वो जो हाँ 154 वाला है टैक्सेबल वाला है। ये टैक्सेबल वाला है, करेक्ट। ठीक है, ठीक है सर। मंडे में राइट सर। हो